नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोदी की 2 स्पीच से राहुल गांधी की 2 दिन से बोलती बंद है। 2 दिन से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही है। याद कीजिए, राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कल का टाइम फिक्स हुआ, लेकिन वो नहीं हुई। आज का टाइम फिक्स हुआ, राहुल आज भी नहीं बोले। आज उनके पास बोलने का मौका भी था, वजह भी थी। आज राहुल फिर अयोग्य साबित हो गए। आज गुजरात हाईकोर्ट ने कह दिया कि राहुल संसद में बैठने लायक नहीं है। राहुल को 2 साल की सजा सही मिली है। राहुल गांधी कहते थे वो डरते नहीं हैं, तो मोदी से डरता कौन है? आज मोदी को क्यों कहना पड़ा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता? नरेंद्र मोदी से डर किसको लगता है? मोदी से विरोधी डरते तो हैं, वजह क्या है? असली वजह हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने दुकान खोल रखी है, मोहब्बत की दुकान। इसके काउंटर में आज मोदी ने कहा कि मैं एक दुकान बंद करने वाला हूं। वो कौन सी दुकान है, किसकी दुकान है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। जो डर जाए वो मोदी नहीं, मोदी को डराने वाला कोई हुआ ही नहीं। उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, वो मोदी नहीं हो सकता, वो मोदी नहीं हो सकता। ऐसा कोई पंजा नहीं जो मोदी पर शिकंजा कस सके। उल्टे मोदी के शिकंजे में पंजे के फंसने का चांस ज्यादा है। मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। ऐसा कोई महागठबंधन नहीं जो मोदी के विजय रथ को बांध सके। ऐसी कोई फोर्स नहीं जो 24 में मोदी को आगे बढ़ने से रोक सके। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को जो कुछ भी कहा, वो किसके लिए कहा, क्यों कहा? मोदी ने डर, विरोधियों ने अभी से क्यों कर दिया है सरेंडर? मोदी सिलेक्टेड वर्ड्स के साथ पब्लिक के बीच पहुंचे। वो शब्द कौन से थे जिन पर मोदी का फोकस था और जिनका इस्तेमाल करके मोदी ने विरोधी खेमे को टारगेट किया? वो शब्द थे पंजा। कांग्रेस के पंजे की दीवार, कांग्रेस की झूठ की गारंटी, कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन, कमीशन खोरी, दागदार, भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार की गारंटी और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मोदी की गारंटी। मोदी हटाओ मोर्चा प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहा था। मोदी तो राहुल से डरते हैं, यह तक लिख रहा था। लेकिन मोदी ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि एंटी मोदी इकोसिस्टम देखता रह गया। मोदी ने ऐसा पंच मारा कि कांग्रेस के पंजे का एजेंडा ही पंक्चर हो गया। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। कांग्रेस के अलग अलग हैंडल्स ने डरो मत वाला ट्रेंड फिर शुरू किया। छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में मोदी की स्पीच का इतना तीव्र असर हुआ। टारगेट पर कांग्रेस पार्टी थी, राहुल गांधी थे। पहले यह समझिए कि मोदी ने यह क्यों कहा कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। अगर आप कांग्रेस की टाइमलाइन पर जाएंगे तो कुछ मिले ना मिले, डरपोक तानाशाह वाला टैक्स जरूर मिल जाएगा। मोदी को डरा हुआ दिखाकर, प्रधानमंत्री को तानाशाह बताकर कांग्रेस 24 वाली पिच रेडी कर रही थी। लेकिन मोदी ने सिर्फ 20 सेकंड में उसी पिच पर विरोधियों की हेट स्पीच की हवा निकाल दी। मोदी ने सबकी फाइल खोल दी है। 18 जुलाई से पहले ही विपक्षी खेमे में सनसनी मचा दी है। मोदी को पटना की वो तस्वीरें भी याद हैं और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मोदी हटाओ मोर्चे का क्या होगा यह भी अच्छी तरह से पता है। तभी तो मोदी ने ऑन कैमरा आकर खुल्लम खुल्ला ये कहा है, जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है
कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। 24 की लड़ाई में मोदी ने विपक्ष की इतनी जबरदस्त धुलाई की है कि बेंगलुरु में जब मोदी के दुश्मन जुटेंगे तो चर्चा मोदी पर नहीं करेंगे, वो ये डिस्कस करेंगे कि किस किस की करप्शन वाली फाइल मोदी के पास है। मोदी की पार्टी ने कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके इन सारी पार्टियों की घोटाले वाली फाइल यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अलग अलग पोस्टर में घोटालों वाली लिस्ट जारी कर दी है। ऊपर से मोदी ने पब्लिकली कांग्रेस के लिए कोर में करप्शन वाली लाइन फिट कर दी है। आने वाले चुनावी सीजन के लिए अपनी लाइन पूरी तरह क्लियर कर दी है। कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। करप्शन कांग्रेस की सबसे बड़ी विचारधारा है। अब मैं कहता हूं कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है। एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। अपने कुशासन और भ्रष्टाचार के दाग को कांग्रेस अब झूठी गारंटियों से छिपाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसी झूठी गारंटियों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये भाजपा है जो असली गारंटी देती है, जो वायदा करती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। ये इंप्रेशन और परसेप्शन की लड़ाई है। मोदी के तेवर देखकर विपक्ष के खेमे में खौफ तो हाई है, मगर तैयारी उधर भी है। विपक्ष का प्लान मोदी पर अटैकिंग ही है। अटैक मोदी वाला नया पायलट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के 3 चैप्टर, जिसमें राहुल हैं सबसे अहम कैरेक्टर। प्रोजेक्ट का टास्क क्या है? पहला टास्क है मोदी की इमेज खराब करो। दूसरा टास्क है मोदी को अकेले नहीं हरा सकते, इसीलिए सबको इकट्ठा करो। तीसरा टास्क है पब्लिक का ब्रेन वॉश करो, सबको गारंटी वाला लॉलीपॉप दो, चाहे कुछ भी फैलाओ, बस मोदी को हटाओ वाले पायलट प्रोजेक्ट का पायलट राहुल को बनाया गया है। देख लीजिए नंबर 1 कौन सा हैशटैग ट्रेंड हुआ है। इस हैशटैग को ट्रेंड कराने का मोटिव क्या है? विपक्ष के हिडन मोटिव में एम यानी मोदी सरनेम वाला षड्यंत्र छिपा है। राहुल ही योग्य, मोदी अयोग्य, यही है मोदी के दुश्मनों का मंडे टू संडे वाला प्रयोग। मोदी हटाओ वाले पायलट प्रोजेक्ट को कांग्रेस पार्टी 2 लेवल पर इंप्लीमेंट कर रही है। नंबर 1 सोशल मीडिया पर और नंबर 2 सड़क पर।
तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस समर्थकों के हाथ में राहुल का पोस्टर है, मोदी का पोस्टर है, लेकिन मोदी वाली इमेज पर क्रॉस का निशान है। राहुल की मोहब्बत वाली दुकान में प्रधानमंत्री से नफरत का सामान है। यह पायलट प्रोजेक्ट एक साथ कई लोकेशन पर लॉन्च हुआ। गोवा, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हर जगह राहुल योग्य मोदी अयोग्य वाला ही पोस्टर दिखा। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी का पुतला ही फूंका। अब इस पोस्टर को बहुत गौर से देखिए। यह कोई वायरल तस्वीर नहीं है, इसे बनाया गया है। बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। टेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ लीजिए। मोदी टेबल के नीचे और टेबल के ऊपर राहुल की संसद के भीतर वाली फोटो। राहुल की संसद सदस्यता जा चुकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी मोदी सरनेम केस में राहुल की 2 साल की सजा बरकरार रखी है। उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब राहुल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर राहुल को इस केस में वहां राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी। वो 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन राहुल की टीम यहां भी कोर्स करेक्शन नहीं कर रही, मोदी को ही टारगेट कर रही है। प्रियंका गांधी ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, मगर प्रियंका ने उसमें साम दाम दंड भेद छल कपट वाला एजेंडा फिट कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी 8 लाइन का ट्वीट किया। राहुल को फाइटर बताया, लेकिन हर लाइन में मोदी मोदी ही किया। कांग्रेस की आईटी टीम को हेड करने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल की संसद वाली फोटो घुमाई और दूसरी लाइन में राहुल की जबरदस्त वाहवाही की। किस प्रकार से राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता था तो सड़कों पे आए, और जब सड़कों पे चले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है, और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी न झुकेंगे न रुकेंगे। पैटर्न वही था, राहुल को चमकाओ, मोदी पर कुछ नया चिपकाओ, मोदी को तानाशाह बताओ, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को राहुल के खिलाफ षड्यंत्र बताओ। हर 5 मिनट में एक ही फोटो घुमाओ और सबको एक ही मैसेज पहुंचाओ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा रखवाला तो राहुल ही है। मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। वो एक सत्य के राह के निडर यात्री हैं और वो बीजेपी का झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, बार बार करेंगे। हमें विश्वास है अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी। अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा। राहुल पर फैसला आने के बाद कांग्रेस के नेता मोदी के खिलाफ जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं, लेकिन वो एक बात फिर भी नहीं बता रहे। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का एक पॉलिटिकल मतलब यह भी हुआ कि चौकीदार चोर है, मोदी चोर है जैसे आपत्तिजनक स्लोगन देकर राहुल बच नहीं पाएंगे। ऐसे ही फंसते चले जाएंगे। अदालत में जो कहा है उस पर उन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए। चुनाव भारतवर्ष में लोकसभा तो हर 5 साल आती है, लेकिन सामाजिक सद्भावना बनी रहनी चाहिए। किसी भी समाज को गाली देनी नहीं चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। समाज को अगर कोई गाली देगा तो समाज का रिएक्शन आएगा, वो स्वाभाविक है। उस बात को उनको समझना चाहिए। और अगर राहुल और उनकी टीम बार बार ऐसे ही नारे दोहराएगी तो 24 में वापसी तो दूर, कांग्रेस मोदी से लड़ाई तक नहीं कर पाएगी। फिर चाहे कितने भी पोस्टर क्यों ना बना लें। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो।
तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है, तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप। मोदी विरोधी मोर्चे को पता है कि प्रधानमंत्री मजबूत हैं, उन्हें आसानी से हरा पाना नामुमकिन है। इसीलिए एक प्रोजेक्ट के बाद बैक टू बैक दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में इस प्रोजेक्ट का पार्ट 2 लॉन्च होगा। मोदी के सारे दुश्मन फिर से इकट्ठा होंगे, नई स्ट्रेटेजी रेडी करेंगे, लेकिन विरोधी वहां भी फंसेंगे, क्योंकि कांग्रेस पहले ही राहुल को 24 के लिए अपना चेहरा डिक्लेयर कर चुकी है। कुछ घंटों पहले ही एक फिल्म जारी करके इशारा भी दे दिया है। लेकिन जिस विपक्ष में पीएम की कुर्सी के लिए लड़ने वाले चेहरे ही चेहरे हों, वो मोदी से क्या लड़ेंगे? विरोधी पब्लिक को झूठ की गारंटी देंगे, रोज नई कहानी परोसेंगे। जिन लोगों को ये अहंकार है, गलतफहमी है कि जो उनकी बोली की आज़ादी है वो उनकी गाली की आज़ादी बन गई है। अब बोली की आज़ादी गाली और बकवास बहादुरी और बेहूदगी की आज़ादी नहीं हो सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है फ्रीडम ऑफ अब्यूज़ नहीं हो सकता। तमाम दुष्प्रचार, गालियाँ, जितनी भी डिक्शनरी में गालियाँ होंगी वो सब गालियाँ जो हैं वो आप एक देश के लोकप्रिय नेता के प्रति या व्यवस्था के प्रति आप करेंगे। मोहब्बत का चोला और नफरत का झोला लेके घूमने वाले लोग हैं और इनके मुंह पे कुछ है, ज़बान पे कुछ है। तो क्या जीत की गारंटी मोदी ही देंगे? क्या एक अकेले मोदी ही बाकी सब पर भारी पड़ेंगे? लग तो ऐसा ही रहा है। कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। मोदी योगी का महागठबंधन इस वक्त देश का सबसे बड़ा महागठबंधन है। दिल्ली का एक कद्दावर नेता और स्टेट के सबसे पॉपुलर नेता अगर एक साथ हो जाएं तो इस जोड़ी को कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता। इलेक्शन जीतने का यह परफेक्ट फॉर्मूला है। आज पहले गोरखपुर में और फिर वाराणसी में इस महागठबंधन की कई तस्वीरें सामने आई। देश की राजनीति हो या यूपी की पॉलिटिक्स, बहुत से गठबंधन हुए हैं, बहुत से प्रयोग हुए हैं, लेकिन मोदी योगी की जो केमिस्ट्री है, फिलहाल विरोधियों के पास इस कॉम्बिनेशन का कोई जवाब नहीं है। इन दोनों के मिलते ही विरोधी खेमे के पसीने छूट जाते हैं। मोदी योगी ने आज यूपी की 80 सीटों की टोन कैसे सेट की और इनके जो विरोधी हैं वो क्या कर रहे थे, इस रिपोर्ट से आपको 24 की पॉलिटिक्स का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों समझ में आ जाएगा। गोरखपुर का गीता प्रेस, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी नंगे पैर पहुंचे हैं। ऐसा क्यों, तो उसे भी पहले समझ लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ जो आप अपने घरों में करते हैं वो गीता प्रेस में ही छपती है। हिंदुओं के घरों में जो रामचरितमानस की प्रतियां हैं वो भी गोरखपुर के गीता प्रेस में ही छपती है। भगवत गीता से लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथ गीता प्रेस में ही छपते हैं। यही वजह है कि जब पीएम मोदी गीता प्रेस से शताब्दी समारोह में पहुंचे तो वही श्रद्धा और भाव योगी और मोदी ने दिखाया जो देश के करोड़ों हिंदू गीता प्रेस के लिए दिखाते हैं। गोरखपुर वो शहर है जहां से योगी आदित्यनाथ विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वाराणसी वो शहर है जहां से प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार सांसद हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं। आज गोरखपुर और वाराणसी से पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों का समीकरण फिट किया। गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम से पीएम मोदी ने बता दिया कि देश विकास के साथ साथ विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने
हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। एक ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर और काशी रीजन में चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया। गोरखपुर को विकास की सौगात दी। 14 से बड़ी जीत का सपना बीजेपी 24 में देख रही है। यूपी की सभी 80 सीटों का टारगेट है, जिसके लिए पूर्वांचल बीजेपी के लिए काफी खास है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो 2014 में विपक्ष को पूर्वांचल में केवल एक सीट नसीब हुई थी। आजमगढ़ की सीट पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। पूर्वांचल की बाकी सभी सीटों पर कमल खिला था। 2019 में अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती के गठबंधन को 5 सीट मिली थी। आज हालात अलग है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही अखिलेश और मायावती का गठबंधन टूट गया। मायावती को अखिलेश यादव हर मंच से बीजेपी की बी टीम बताते हैं। 2019 में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की जो एक सीट जीती थी वो अब बीजेपी के खाते में है। उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से सांसद चुने गए। तो क्या 24 में बीजेपी पूर्वांचल की सभी 26 सीटों पर कमल खिला देगी? क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती अलग हैं। बीजेपी आजमगढ़ का किला भी जीत चुकी है, क्योंकि 14 में जब एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी तो केवल एक ही सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाई थी। 24 की लड़ाई विपक्ष के लिए आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी है। विपक्ष के पास ऐसी कोई जोड़ी नहीं है। मायावती जब 2014 में अकेले चुनाव लड़ी थी तो वो शून्य हो गई थी। 24 में भी उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का इम्पैक्ट है? तो पहले 2022 में गोरखपुर मंडल की सीटों का समीकरण देखते हैं। गोरखपुर मंडल में कुल 4 जिले हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। विधानसभा की कुल 28 सीट है। 22 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 27 सीटें जीती हैं। एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। चुनाव के वक्त बीजेपी और योगी के खिलाफ बड़ी बड़ी बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी औंधे मुंह गिर गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। आज गोरखपुर में योगी ने काम बताए, काम गिनाए और 24 का समीकरण भी तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गीता प्रेस की इस लीला चित्र मंदिर में आए। इस लीला चित्र मंदिर में 800 तस्वीरें हैं, जिसमें श्री कृष्ण और रामचंद्र जी की पूरी लीला दिखाई गई है, बचपन से लेकर। ये श्री कृष्ण लीला है। यहाँ पर तस्वीरें हैं, श्री कृष्ण का बचपन दिखाया गया है, कैसे कंस दरबार में नारद जी आए, मथुरा से गोकुल कैसे गए, गोपियों के बारे में बताया गया है। पूरा उनकी जो जीवन था वो आप यहाँ तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। साथ में यहाँ संगमरमर पे जो गीता के 18 अध्याय हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक तरफ कृष्ण लीला है तो दूसरी तरफ राम लीला है। भगवान राम की जो पूरा बचपन से लेकर उनके राजा बनने के, उसके बीच में जब वो वनवास गए, पूरा चित्रण यहाँ पर किया गया है। बहुत ही पुराने ये तस्वीरें हैं सब। अब जैसे ये सीता वनवास है, सीता की गोद में लवकुश, लक्ष्मण निष्कासन, दीपावली दर्शन, श्री राम दरबार, राम राज्य अभिषेक। जैसे श्री राम दरबार है तो जो हम लोग भगवान राम को देखते हैं तो यही तस्वीर हमारे आँख के सामने आती है। और ये गीता प्रेस से ही यहीं पर उनका कलेक्शन है। और इस पूरा जो ये रामलीला है, इसकी एक बड़ी बात ये है कि अब जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ भगवान राम की मूर्ति लगेगी, साथ में और भी मूर्तियाँ लगेंगी। तो अब वो मूर्तियों में सही तस्वीर आए, इसके लिए ट्रस्ट के लोग यहाँ गीता प्रेस आए और यहाँ से करीब 100 तस्वीरें वो ले गए हैं, जिसमें माँ अहिल्या है, शबरी हैं, निषाद राज हैं, गुरु वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ हैं। तो कोशिश ये है कि जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर है वही मूर्तियों में उतरे।
गोरखपुर के बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे, जनसभा की 19 योजनाओं का लोकार्पण किया। दस योजनाओं का शिलान्यास किया। काशी के लोगों को कुल 12,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। गोरखपुर और वाराणसी के बीच आजमगढ़ पड़ता है, जो समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है। आजमगढ़ मंडल में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़ मंडल में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर अखिलेश के साथ चले गए थे। बीजेपी को इस मंडल में नुकसान हुआ था। 21 में से 17 सीट पर समाजवादी गठबंधन चुनाव जीता था, जबकि 3 सीट बीजेपी को मिली थी। 1 सीट पर बीएसपी का खाता खुला था। जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी ने 21 में से 9 सीट पर चुनाव जीता था। बीएसपी को 3 सीट मिली थी। अखिलेश यादव 9 सीट पर चुनाव जीते थे। मतलब समाजवादियों के इस गढ़ में बीजेपी ने बराबर की टक्कर दी थी। यही वो रीजन है जहां ओम प्रकाश राजभर की भी सियासी पकड़ है। राजभर वोटर्स का हर विधानसभा में 10,000 से लेकर 50 से 60,000 तक वोट है। चौदह में भी बीजेपी केवल आजमगढ़ ही हारी थी, बाकी सभी सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी पूर्वांचल की सभी 26 सीटें जीतने का दम भर रही है। पीएम मोदी गोरखपुर के बाद वाराणसी पहुंचे, जहां से वो खुद दूसरी बार सांसद हैं। 14 के चुनाव में वाराणसी से पीएम मोदी का चुनाव लड़ने से पूर्व पूर्वांचल का वोटर सधा था, 19 भी सधा। 24 की बारी है, लेकिन एक नजर 22 के विधानसभा चुनाव पर डालते हैं। वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर। वाराणसी रीजन में विधानसभा की कुल 29 सीटें हैं। 22 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 15 सीट मिली थी, जबकि समाजवादी गठबंधन को 14 सीट। बीजेपी ने वाराणसी की सभी 9 सीटें जीती थी, तो गाजीपुर की सभी 7 सीटें समाजवादी गठबंधन ने जीती। गाजीपुर के जहूराबाद सीट से ही ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। गाजीपुर में राजभर वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं। ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश का साथ छोड़ चुके हैं। 19 से पहले किसी नए सियासी साथी की तलाश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आ जाएंगे, तो खेल बिल्कुल बदल जाएगा। मुझे पता है काशी के लोग सब संभाल लेंगे। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। ये बाबा की इच्छा ही थी कि हम उसे पूरा करने का निमित्त बन पाए। ये हम सभी का सौभाग्य है। भाइयों और बहनों, आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राजभर ने 14 और 19 का चुनाव अकेले लड़ा था। 24 में अगर वो बीजेपी के साथ आएंगे, तो पूर्वांचल में जो राजभर वोटर्स करीब 18% हैं, वो बीजेपी के साथ लामबंद हो जाएंगे। पूर्वांचल के बाद एक बड़ा रीजन अवध है। ये रीजन बीजेपी के लिए अक्सर अच्छा रहा है।
मोदी के आने के बाद तो मजबूती और बढ़ी है। अवध की 23 लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 में बीजेपी ने 21 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, अमेठी और रायबरेली, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खाता नहीं खुला था। 2019 में अखिलेश और मायावती ने गठबंधन किया, मायावती को इसका फायदा हुआ, मायावती को सीट मिली, कांग्रेस एक रायबरेली की सीट जीती, अमेठी की सीट राहुल गांधी हार गए, बीजेपी के खाते में 20 सीट आई। मतलब बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की ये कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है, उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती है। और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई लाख रुपए हो गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में ही आधा हिंदुस्तान करीब करीब पानी में डूब चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। अभी तो यह जुलाई की शुरुआत है। अगले 7 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में क्या हालात होंगे, देश के अलग अलग राज्यों से आ रही तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर बने हुए हैं। दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। मॉनसून का तांडव, कई राज्यों में जल अटैक। बादलों का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। सैलाब भयंकर, कई राज्यों में तबाही का मंजर। जून से शुरू हुआ मॉनसून जुलाई में भी कहर बरपा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम की मार पड़ रही है। लगभग आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बरसात का तांडव देखने को मिल रहा है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर पहाड़ों पर बरस रहा है, जहां एक तरफ जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो दूसरी तरफ भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे अब लोगों की जान पर बनाई है। ऐसी ही एक तस्वीर हल्द्वानी के चोरगलिया इलाके से सामने आई, जहां शेर नाला उफान पर आ गया और नाले का पानी सड़क पर बहना शुरू हो गया। ऐसे में एक कार शेर नाला के पानी में फंस गई। पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से कार बंद हो गई और पानी में बहने लगी, और देखते ही देखते पूरी कार शेर नाले में बह गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ऐसी ही एक और तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई। यहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर हैं। ऐसे में जब रामनगर से नैनीताल के रूट में सड़क पर सैलाब बहने लगा,
तो सैलाब के बीच बाइक सवार की जान फंस गई। कुछ लोगों ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बाढ़ के बीच फंस गए। नैनीताल ही नहीं, उत्तराखंड के चमोली से भी एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रास्ता बंद होने की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पटिये के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ है। यह तस्वीर शिमला से कालका तक चलने वाली रेलवे लाइन की है, जहां बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेल सेवा बाधित हुई है। सोलन में कोटी और सनवारा रेलवे स्टेशन के बीच एक सुरंग के पास रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया और ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। हालांकि रेल प्रशासन मलबे को हटाने का काम कर रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से सिर्फ शिमला कालका रेल सेवा ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर भी यातायात बाधित हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जहां से मलबा हटाने का काम जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।